25 जून 1975 आधी रात को इस देश में वो हुआ जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी। उस दिन इस देश के शहीदों का, संघर्षों का और आजादी के आंदोलन का अपमान हुआ। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को न केवल आजाद कराया बल्कि इस देश की जनता को लोकतंत्र का तोहफा दिया, उसी लोकतंत्र को बेड़ियों में बांध के काल कोठरी में डाल दिया गया। इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई और एक काले अध्याय की शुरुआत हुई जिसे हम आज भी शर्म से याद करते हैं। लेकिन ये आपातकाल की घोषणा कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या था? सब कहते हैं कि इसके पीछे एक कोर्ट केस था, एक चुनाव था। बिल्कुल, उसके पीछे एक कोर्ट केस था, एक चुनाव था रायबरेली का और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था जो प्रधानमंत्री, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आया था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कारण थे। पिछले एक साल से उस वक्त गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का आगाज कर चुके थे और एक साल से आंदोलनरत थे। छात्रों का आंदोलन चरम पे था बिहार और गुजरात में। देश में महंगाई चरम पे थी। गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई इंदिरा गांधी की साख दांव पे लग चुकी थी और उसके ऊपर आया कोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, जिसने इंदिरा गांधी से उनकी सांसदी ही छीन ली। आज हम उस कोर्ट केस की बात करेंगे और उससे जुड़े हुए प्रमुख लोगों की। राजनारायण और इंदिरा गांधी के अलावा भी उसमें कुछ प्रमुख व्यक्ति थे, उनकी भी बात करेंगे। 1971 में अपनी परंपरागत सीट रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा। उनके सामने संयुक्त सोशलिस्ट मोर्चा, एक गठबंधन, सारी पार्टियों के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए राजनारायण एक जिद्दी नेता जिन्हें चौधरी चरण सिंह जी का हनुमान कहा जाता था। राजनारायण करीब 1,10,000 वोटों से हार गए। सभी को लगता था इंदिरा गांधी तो जीतेगी ही, ये उनकी सेफ सीट है। लेकिन राजनारायण एक अलग मिट्टी के बंदे बने थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के पूरे चुनाव को बहुत बारीकी से देखा और उसके बाद कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका कि इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई है, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई है और सरकारी कर्मचारियों और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट में 1971 से वो मामला चला जस्टिस जगमोहन सिन्हा की बेंच पर और 12 जून 1975 को उसका फैसला आया। पहले दो किरदारों की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी की तरफ से उस कोर्ट में वकालत की थी मशहूर बैरिस्टर नानी भाई पालकीवाला ने। नानी भाई पालकीवाला जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर बैरिस्टर रहे हैं। और राजनारायण की तरफ से वकील थे एडवोकेट शांति भूषण किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी आज की पीढ़ी के लिए हम आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन में जो प्रमुख चेहरा थे एडवोकेट प्रशांत भूषण, उनके पिता थे एडवोकेट शांति भूषण। और आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें शांति भूषण कानून मंत्री थे, इस देश के कानून मंत्री। खैर, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 12 जून को अपना फैसला सुनाया। फैसला सुना के उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंदिरा गांधी 7 आरोपों में से 2 आरोपों की दोषी पाई गई है। वो 2 आरोप कौन कौन से थे उनकी हम आपको डिटेलिंग बता देते हैं। इसमें भी एक व्यक्ति का नाम आता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, यशपाल कपूर। यशपाल कपूर कौन थे? यशपाल कपूर थे इंदिरा गांधी के निजी सचिव। वो एक गजेस्टेड ऑफिसर थे। अब ये मामला कैसे बना, हम उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। 25 जनवरी 1971 मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव की घोषणा की। 4 फरवरी 1971 को यशपाल कपूर को इंदिरा गांधी ने अपना चुनावी एजेंट बनाया। 4 फरवरी को यशपाल कपूर
एक गजेस्टेड ऑफिसर थे, सरकारी कर्मचारी थे, और सरकारी कर्मचारी रहते हुए वो किसी भी व्यक्ति के चुनावी एजेंट नहीं बन सकते थे। उन्होंने इस्तीफा तो दिया, लेकिन इस्तीफा दिया उसके करीब 9 दिन बाद 13 फरवरी 1971 को, और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ 14 फरवरी 1971 को। तो ये जो 10 दिन का गैप था, उसमें इंदिरा गांधी आर्टिकल 123(7) की दोषी पाई गई थी। उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की दोषी पाई गई थी उसमें। उसके अलावा एक महीने पहले करीब 7 और 9 जनवरी को यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के पक्ष में यूपी में 2 रैलियां भी की थी। ये तो मामला था ही, एक और मामला था। यशपाल कपूर ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी की और पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री की मदद से वहां के सरकारी कर्मचारियों को इंदिरा गांधी के मंच पर माइक लगाने, मंच सजाने और मंच का सारी व्यवस्था करने के लिए काम पे लगा दिया। पूरा सरकारी महकमा पीडब्ल्यूडी का विशेष यूपी का रायबरेली में इंदिरा गांधी का मंच सजा रहा था, चुनावी मंच सजा रहा था, माइक लगाए जा रहे थे। ये सारा प्रकरण राजनारायण अपनी आंखों से देख रहे थे और एविडेंस नोट कर रहे थे, और उसके बाद चुनाव के बाद उन्होंने याचिका दायर की जिसमें इंदिरा गांधी की सांसदी गई। लेकिन फिर भी 18 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। फिर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई। उन्होंने इस फैसले पे स्टे तो लगा दिया, लेकिन इंदिरा गांधी की सांसदी को बहाल भी कर दिया, प्रधानमंत्री पद में रहने की इजाजत भी दे दी, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर अपने वोट देने के अधिकार को उन्होंने सस्पेंड कर दिया तब तक जब तक इस केस की सुनवाई पूरी ना हो। दूसरी तरफ संपूर्ण क्रांति का आंदोलन करने वाले पिछले 1 साल से छात्र आंदोलन में सक्रिय जयप्रकाश नारायण ने ऐलान किया कि इंदिरा गांधी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं देती है तो हम रोज आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में करेंगे। सभी जानते हैं कि राजनारायण के उस केस की वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि जेपी ने जब पूरे देश में आंदोलन की धमकी दी तो उस धमकी से इंदिरा गांधी घबरा गई। पहले इंदिरा गांधी इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्रियों और विशेषकर उनके बेटे संजय गांधी ने उनको इस्तीफा देने से मना कर दिया, और आखिरकार राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को एक सिफारिश भेजी गई कि देश में राजनीतिक अस्थिरता है, इसीलिए अभी आपातकाल की घोषणा की जाए। इस प्रस्ताव को लाने वाले कौन थे? इस प्रस्ताव को लाने वाले थे बाबू जगजीवन राम, दलित नेता। वही बाबू जगजीवन राम जो मोरारजी की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल के बाद पाला पलट देते हैं और फिर उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। उनके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखिएगा। उनके बेटे के करतूतों की वजह से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन उस वक्त वो देश के सबसे बड़े दलित नेता थे। खैर, उसके बाद में इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठी। इंदिरा गांधी ने 10 अगस्त 1975 को संविधान का 39वां संशोधन किया और उसमें आर्टिकल 329A जोड़ा। वो क्या कहता था? वो कहता था कि जब भी प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, अभी मोदी गवर्नमेंट में भी इसको लेकर बहुत जद्दोजहद चल रही है। तो प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर जो होता है, उसके किसी भी चुनाव में, भले वो सांसदी का चुनाव हो, उसकी कोई भी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा कानून इंदिरा गांधी ने उस आपातकाल के समय में बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरे ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उस धारा को निरस्त किया, और उन्होंने कहा ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आपातकाल लगा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डंडा चलाया और उन्होंने संविधान का उस 39वें संशोधन को निरस्त किया। उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा स्पीकर, लोकतंत्र में सभी बराबर है और न्याय से ऊपर नहीं है, न्यायिक व्यवस्था से ऊपर नहीं है, और उस संशोधन को खारिज कर दिया। लेकिन 7 नवंबर 1976 तक आते आते उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी पलट दिया। इंदिरा गांधी की सांसदी वापस आ गई और उनके खिलाफ जितने भी आरोप थे उनको निरस्त कर दिया गया।
और उसके बाद क्या हुआ, 7 नवंबर के बाद 2-2.5 महीने बाद ही इंदिरा गांधी ने वापस चुनाव कराए। चुनाव हार गई, लेकिन उससे एक ठीक हुआ कि लोकतंत्र वापस बहाल हो गया। राजनारायण का क्या हुआ, जिस दिन आपातकाल लगा था 25 जून को, उसके दूसरे दिन राजनारायण को उठा के हिसार जेल में डाल दिया गया। 19 महीने तक वो हिसार जेल में बंद रहे। लेकिन जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद में उन्होंने ठान ली थी कि इंदिरा गांधी को दो पटकनी देनी ही है। वो वापस रायबरेली से इंदिरा गांधी के सामने चुनाव लड़े और 55,200 मतों से जीते और मोरारजी की गवर्नमेंट में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। खैर, ये किस्सा था उस कोर्ट केस का, उस फैसले का, एक ऐतिहासिक फैसला जिसने प्रधानमंत्री को भी उनके चुनाव से, उनकी सांसदी से, उनके पद से मुक्त कर दिया था। और उसी वजह से इस देश में आपातकाल जैसा काला अध्याय शुरू हुआ। आपातकाल की बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों को हम आपके लिए एक एक करके लेकर आएंगे। अगले कुछ वीडियो आप बड़े ध्यान से देखिएगा और लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय जनता।